मैं एसी वाले कमरे में बॉस के सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी। बॉस के हाथ में मेरी बीसी और डॉक्यूमेंट्स की फाइल थी। मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने आई थी, लेकिन उस आदमी की नज़रें फाइल की बजाय मुझ पर टिकी हुई थीं। वो 55 साल का आदमी पैंट कोट पहने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए लड़कियों से इंटरव्यू ले रहा था। मुझे हैरत इस बात की थी कि मैं पिछले 15 मिनट से उसके सामने बैठी थी, लेकिन उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा था, बल्कि ठीक से मेरी फाइल तक नहीं देखी थी। उसकी नज़रें सिर्फ मुझ पर थीं। शायद वजह मेरा बेतहाशा हुस्न था। मेरा शुमार हसीन तरीन खूबसूरत लड़कियों में होता था, लेकिन मैं सिर्फ खूबसूरती की ही धनी थी, किस्मत की नहीं। मैंने गरीब घराने में आँख खोली थी। मुश्किल से ही मैंने एमए की डिग्री हासिल की तो नौकरी के लिए घर से निकलना पड़ा। घर पर एक बीमार माँ और मेरे अलावा 2 जवान बहनें और थीं। पापा जिंदा नहीं थे, ना ही कोई भाई था, इसलिए मुझे ही घर गृहस्थी का पहिया खींचना था। मेरे अलावा घर को संभालने वाला कोई नहीं था, इसीलिए मुझे घर से निकलना पड़ा। नौकरी मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत थी। मैंने नौकरी के लिए दिल्ली के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों में अप्लाई किया। मुझे अच्छे से पता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, और मैं जानती थी कि मेरी पढ़ाई की डिग्रियाँ काम नहीं आएंगी, मगर मेरा हुस्न ज़रूर काम आ जाएगा। मैं ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली लड़की हरगिज न थी, इसलिए जानती थी कि मुझे नौकरी कैसे मिल सकती है। मैंने अपने हाथ की खाली उंगली को देखा, जिसमें कुछ समय पहले साहिल के नाम की अंगूठी जगमगा रही थी, लेकिन अब वो उंगली खाली थी। 2 साल पहले मेरी मंगनी साहिल से हो चुकी थी। दुबई जाने से पहले वो मुझे मंगनी की अंगूठी खुद अपने हाथों से पहना कर गया था। उसकी नौकरी दुबई में लग चुकी थी, और वो 5 साल से पहले हिंदुस्तान नहीं आ सकता था। और इन 5 सालों में मेरी कोशिश थी कि अच्छी सी नौकरी करके दोनों बहनों की जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊं। मेरी दोनों ही बहनें जवान थीं। मेरी और साहिल की मंगनी हम दोनों की मोहब्बत का नतीजा थी। हम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। साहिल का घर हमारे घर के बराबर ही था। बचपन से लेकर जवानी तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे थे, लेकिन दुबई जाने से पहले साहिल का परिवार दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया था। दोनों के कंधों पर अपने अपने परिवार की जिम्मेदारियां थीं, और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने की खातिर नौकरियां करने पर मजबूर थे। मुझे साहिल से बेपनाह मोहब्बत थी। जब तक हम रात को एक दूसरे से बात न कर लेते, हमें चैन ही नहीं आता था। लेकिन गरीबी भी इंसान को किस तरह से मजबूर करती है। मैंने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी, और वो अंगूठी अपनी एक दोस्त को ये कहकर बेच दी थी कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो वापस ले लूंगी। जो पैसे मुझे अंगूठी के बदले मिले, मैंने उससे थोड़े ढंग के कपड़े खरीदे, और वो पहनकर इंटरव्यू देने आई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश बहुत ही अच्छी की थी। मैंने बहुत ही सलीके से कपड़े पहन रखे थे। अपने आस-पास दुपट्टे को भी लपेट रखा था। अपनी खूबसूरती की वजह से उस ऑफिस में बैठी मैं एक काम सी लड़की की बजाय उस ऑफिस की मालकिन ही लग रही थी। सामने बैठे अधेड़ उम्र आदमी पर शायद मेरे हुस्न का जादू चल चुका था। उसने फाइल मेरे सामने रखी और कहने लगा, कल से आप ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं मिस नीलम। मैं खुश हो गई थी। मैंने पूछा, मेरी तनख्वाह कितनी होगी? मेरे सवाल पर वो मुझे देखकर मुस्कुराया और अपनी चेकबुक उठाई, उस पर कुछ फिल किया और चेक मेरी तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, आप जैसी हसीन पर्सनल सेक्रेटरी को मैं एडवांस सैलरी दे देता हूँ। मैंने मुस्कुराकर चेक देखा, और चेक देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो 2 लाख का चेक था। मेरी नज़र अचानक उस आदमी की तरफ उठी थी। मैंने पहले कहीं नौकरी नहीं की थी। मेरा अनुभव बिल्कुल जीरो था, और मेरी पढ़ाई भी कुछ खास न थी। मेरी खूबसूरती के हिसाब से भी ये पैसे मुझे बहुत ज़्यादा ही लग रहे थे। 2 लाख की रकम कम तो नहीं होती। कुछ देर के लिए तो मेरा दिल बेचैन सा हो गया था। मैंने फिर उस इंसान की तरफ देखा जो मुझे ही तेज नज़रों से घूर रहा था। बॉस की तेज नज़रों का नतीजा था, मैंने दुपट्टा ठीक से अपने कंधों पर फैला लिया और अपना गला साफ किया, और कहा कि सर, मुझे अभी कोई अनुभव नहीं है काम करने का, और आपको मैं बता भी चुकी हूँ, सब आपको ही सिखाना पड़ेगा। मैं एसी के थरथराते कमरे में भी पसीने से भीग चुकी थी। वो चेक मेरी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। वो मेरी बात पर अर्थपूर्ण तरीके से मुस्कुराया, फिर अपना सिगार मुंह को लगाकर बोला, आप निश्चिंत रहें, मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा। मैं उसकी बात पर चुप सी हो गई थी, फिर उठकर कमरे से चली गई। ऑफिस से बाहर निकलते हुए मैं गहरी सोच में गुम थी। भला एक फ्रेशर लड़की को 2 लाख कौन बेवकूफ़ तनख्वाह दे सकता है, वो सिर्फ इसलिए कि मैं खूबसूरत हूँ। इसके अलावा तो मुझे कोई और वजह समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि ना मैं कोई मल्टी टैलेंट थी, ना ही कोई कंप्यूटर कोर्सेज कर रखे थे। मैं इन्हीं उलझनों और इन्हीं सोचों के साथ घर पहुंची। मेरी छोटी बहन रिद्धि ने घर का दरवाज़ा खोला तो मुझे आस भरी नज़रों से देखने लगी।
मैंने जब ये खुशखबरी सबको सुनाई तो सभी खुशी के मारे चीख पड़े थे। मैंने उस चेक के पैसों से अपनी शॉपिंग की, क्योंकि मुझे अब ऑफिस जाना था, वो भी किसी की पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर। अपनी तरफ से मैंने बहुत ही कीमती और अच्छी ड्रेस खरीदी थी, लेकिन जो डिमांड मेरे बॉस ने 1 हफ्ते के बाद रखी, वो सुनकर तो मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे 1 हफ्ता हो गया था, लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आई थी कि मुझे इस ऑफिस में काम क्या करना है। मैं पूरा दिन बस बॉस के ऑफिस में ही बैठी रहती। ना मुझे लैपटॉप पर कुछ सिखाया गया था, ना ही मुझे बॉस ने अपनी मीटिंग के बारे में कोई बात की थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं कोई डेकोरेशन पीस हूँ, खूबसूरती से तराशा हुआ, जिसे मेरा बॉस देखकर अपनी आंखें ठंडी करता हो। मैं जब तक बॉस के रूम में बैठी रहती, वो लगातार मुझे ही देखता रहता। कभी कभी मुझे अपने साथ मीटिंग पर भी लेकर जाता। मुझसे कुछ भी डिस्कस नहीं करता, बस मैं गैर जरूरी चीज की तरह कुर्सी पर बैठी रहती। मैं 1 हफ्ते में ही इस काम से उकता गई थी। मैंने 1 हफ्ते बाद ही बॉस से कह दिया कि आखिर आप मुझसे कोई काम क्यों नहीं लेते, मैं यहाँ बैठने के लिए थोड़ी आती हूँ। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा, मैडम जी, जिस गेटअप में आप आती हैं ना, मैं आपको लोगों के सामने बिठाकर दिखा ही सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने खुद पर एक नज़र डाली। मैंने महंगे ब्रांड का सूट पहना हुआ था और मेरे कंधों पर दुपट्टा पड़ा हुआ था। मुझे तो अपने हुलिये में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी। हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था। मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? मेरी बात सुनकर वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उठकर मेरे पास आ गया। मैं भी अपनी कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, ये फुल स्लीव बाजू, कंधों पर फैला हुआ ये दुपट्टा, हसीन बालों की बंधी हुई चोटी या जूड़ा, खुद को आईने में देखो लड़की। अगर ऐसे में तुम्हें अपने क्लाइंट के सामने लेकर जाऊंगा तो वो मुझे ऑर्डर ही नहीं देंगे। पर्सनल सेक्रेटरी का मतलब जानती हो तुम? ये कहकर वो मेरी आंखों में देखने लगा। ना जाने ऐसा क्या था उसकी आंखों में कि मुझे उलझन सी महसूस हुई थी। मैं एकदम 2 कदम पीछे हटी थी। वो फिर मेरे करीब आकर धीरे से बोला, पर्सनल सेक्रेटरी तो ऐसी होती है कि सामने वाला उसे देखकर अपने होश खो बैठे और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते समय भी आदमी की नजरें और ध्यान पर्सनल सेक्रेटरी पर ही रहे। हीरे को तराश कर पेश करूं तो उसकी कीमत अच्छी लगती है। ये कहते कहते वो मेरे सर से दुपट्टा उतार चुका था, मेरे बालों को जूड़े से भी आजाद कर चुका था। मैं यूं थी कि जैसे होश से बेगाना हुई थी। वो मेरे बहुत करीब खड़ा था। एकदम ही मैं पीछे हटी थी। उसकी बेशर्म नजरें जो मुझे बहुत कुछ समझा रही थीं। मैं एकदम से बेचैन हो उठी। मैंने जल्दी से अपना दुपट्टा अपने ऊपर ओढ़ा और कमरे से बाहर आई और ऑफिस से निकलकर सीधी घर चली आई। मैं शायद जितना आसान समझ रही थी, ये काम इतना भी आसान न था। मेरे बॉस ने जिस बेशर्मी का इजहार किया था, मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। मैंने सोच लिया था कि एडवांस में से जितने पैसे मैंने खर्च कर लिए हैं, वो भी थोड़े थोड़े जमा करके मैं बॉस को लौटा दूंगी, और बाकी के पैसे मेरी माँ के पास ही रखे थे, उन्हें वापस लाकर उस बॉस को लौटा दूंगी। मेरा दिल उस ऑफिस में काम करने का अब नहीं कर रहा था। मेरे बूढ़े बॉस के क्या घटिया इरादे थे, मैं समझ चुकी थी। मैं अपनी इज्जत को उसके सामने परोस नहीं सकती थी। लेकिन जैसे ही मैं घर में दाखिल हुई, मुझे डाइनिंग रूम से बातों की आवाज़ें आने लगीं, जैसे कोई मेहमान हो। मैं जैसे ही डाइनिंग रूम में दाखिल हुई, कुछ अजनबी लोग वहां पर बैठे चाय पी रहे थे। सामने टेबल पर बहुत से खाने पीने के सामान पड़े हुए थे। मेरी माँ ने मुस्कुराकर उन लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये नीलम है, मेरी दूसरे नंबर की बेटी, सीमा से छोटी। सीमा दीदी उन लोगों के सामने बैठी थीं। मेरी माँ ने मुझे मिठाई खिलाई और कहा कि सीमा का रिश्ता पक्का हो गया है। ये सुनकर मुझे अपने बॉस की सारी बातें मैं भूल चुकी थी। मैं खुश थी कि चलो, सीमा दीदी का रिश्ता तो तय हुआ। वरना सीमा दीदी की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही थी, ऐसा लगता था जैसे सीमा दीदी डिप्रेशन का शिकार हो रही थीं। उनके बालों में चांदी भी उतरने लगी थी। और आज जब ये खबर मिली कि सीमा दीदी का रिश्ता तय हो गया है, तो मैं बहुत खुश थी। लेकिन मेहमानों के जाते ही मेरी माँ मुझसे कहने लगी, अच्छे लोग हैं इसलिए मैंने फौरन से हाँ कर दी। बस उन लोगों को शादी 6 महीने में चाहिए। वैसे भी तुम्हारी तनख्वाह अच्छी लग चुकी है। मैं सोच रही हूँ कि घर का गुजर बसर पापा की पेंशन पर ही कर लूँ और तुम्हारी तनख्वाह से सीमा की शादी की तैयारियाँ शुरू कर दूँ। ये सुनकर मैं चुप सी हो गई थी। रात को साहिल का कॉल आया, लेकिन मेरे दिमाग में तो मेरी बॉस की बातें घूम रही थीं। मैं अपनी माँ को कैसे बताती कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ? वो तो मेरी बहन का रिश्ता तय कर चुकी थीं। मैं इसी सोच विचार में गुम थी कि अब क्या करूं। और जब मेरी दीदी ने मुझे मोबाइल हाथ में थमाया, मैं बुरी तरह से चौंकी थी। कहने लगी, साहिल का कॉल आ रहा है, तुम कहाँ गुम हो? मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मेरी मंगनी की तस्वीर नजर आ रही थी। साहिल के नंबर पर मैंने अपनी मंगनी की फ़ोटो लगा रखी थी। मैंने अपने उलझे हुए जहन को झटका और फ़ोन उठा लिया।
साहिल मुझे सीमा के रिश्ते के तय होने की बधाई देने लगा। कहने लगा, अच्छा हुआ कि सीमा की जल्द से जल्द शादी हो रही है। मैं उसे ठीक से बात नहीं कर पा रही थी। साहिल कहने लगा, क्या बात है नीलम, तुम मुझसे कैसे बात कर रही हो? वैसे बात नहीं कर रही जैसे रोज करती हो। मैंने कहा, बात तो कर रही हूँ ना। वो कहने लगा, जानती हो, पूरा दिन मुझे बस इसी समय का तो इंतजार रहता है। तुम्हारी आवाज़ सुनता हूँ तो दिन भर की थकान भूल जाता हूँ। मैं गायब दिमागी से साहिल की बातें सुन रही थी। मैंने साहिल से कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरा सर दर्द सुनकर शायद साहिल परेशान हो गया था। कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, हम कल बात करेंगे। साहिल ने फ़ोन बंद कर दिया। मैं जानती थी वो मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। यहाँ से जाने से पहले जब वो मुझसे मिलने आया था तो उसके जाने पर मैं कितना रो रही थी। आंखें तो उसकी भी गीली थीं, लेकिन मुझे चुप करवा रहा था। कहने लगा, नीलम अगर तुम रोगी तो मैं कैसे जाऊँगा? प्लीज़ मुस्कुराकर मुझे विदा करो। और सारी बर्दाश्त के बावजूद अपने आंसू मैं रोक नहीं पाई थी। मैंने कहा, 5 साल कम तो नहीं होते साहिल। मेरे शिकवे पर वो कहने लगा, जाना तो पड़ेगा ना नीलू। मैं चाहता हूँ तुम्हें अपने घर लाने से कम अपना घर तो बना लूँ, ताकि बाद में मुश्किल ना हो। लेकिन अगर तुम यूं रोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। फिर सारी जिंदगी ही किराए के मकान पर धक्के खाते गुजरेगी। मेरे आंसू वो अपने हाथों से साफ कर रहा था। मैंने साहिल की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम रह सकोगे मेरे बगैर 5 साल? मेरे सवाल पर उसकी आंखों में नमी उतर आई थी, लेकिन उसने फौरन से अपने आंसू साफ किए और कहने लगा, इसीलिए तो तुम्हें अपने नाम करके जा रहा हूँ, ताकि तुम्हें खोने का डर ना हो। वहाँ रहना मेरी मजबूरी है, अपने हालात भी तो सुधारने हैं। ये कहकर वो मेरे कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन उसने मुझसे मना कर दिया। कहने लगा, तुम बाहर मत आना। मैंने पूछा, क्यों? तो कहने लगा, तुम्हारे सामने मैं जाना नहीं चाहता। तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर मुझे खुद को संभालना मुश्किल हो जाएगा। उसकी आवाज़ में वाकई नमी घुली हुई थी। फिर वो फौरन कमरे से बाहर चला गया। साहिल का हमारे घर बचपन से ही आना जाना था। हम बचपन से ही एक दूसरे के साथ खेलते, लड़ते, झगड़ते बड़े हुए थे। वो मुझे बहुत परेशान करता था। मैं किचन में होती तो किचन में आ जाता, और जब तक मैं खाना बनाती वो मेरे पास खड़ा रहता और मुझे तंग करता रहता। पहली बार मैंने साहिल को गुस्से में उस समय देखा जब कॉलेज से वापस आते हुए मुझे एक लड़का परेशान कर रहा था। साहिल वहीं से गुजर रहा था। ये देखकर वो मेरे पास आ गया और उस लड़के को मारने लगा। साहिल इतना जज्बातों में बह गया था कि मार मार कर उस लड़के का सर फोड़ दिया था। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नीलम के आस पास भी आने की? साहिल के गुस्से को देखकर पहली बार मुझ पर ये राज खुला कि साहिल मुझसे मोहब्बत करता है। साहिल की यादों ने मुझे कुछ पल के लिए सब कुछ भुला दिया था। मैं 2 दिन तक ऑफिस नहीं गई। मेरी माँ ने वजह पूछी तो मैंने सर दर्द का बहाना बना दिया। लेकिन तीसरे ही दिन बॉस की गाड़ी ड्राइवर के साथ मेरे घर के सामने खड़ी थी। मेरी माँ भी कहने लगी, तुम क्यों छुट्टियाँ करने लगी हो? अभी तो तुम्हारी नई नई जॉब शुरू हुई है। ये ना हो कि छुट्टियों की वजह से तुम्हारी नौकरी छूट जाए। सीमा की शादी भी सर पर है। न चाहते हुए भी तैयार होकर मैं गाड़ी में बैठ गई। मुझे कुछ हैरत भी थी, क्योंकि बॉस कभी भी ऑफिस के स्टाफ के लिए अपनी पर्सनल गाड़ी नहीं भेजते थे। मगर जब वो गाड़ी ऑफिस के बजाय एक मॉल के सामने जाकर रुकी तो मैंने ड्राइवर की तरफ नासमझी से देखा। वो कहने लगा, बॉस का हुक्म है कि आपको ड्रेसअप करवाकर 5 स्टार होटल ले जाऊं। वहाँ बॉस के कुछ क्लाइंट आउट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं, मीटिंग है उनके साथ। मैं उस ड्राइवर के साथ उस मॉल में बनी एक बहुत ही बड़ी बुटीक में चली गई। वहाँ पहले से मेरे लिए एक ड्रेस तैयार था, जिसे देखकर ही मैं शर्म से पानी पानी हुई थी। मैंने उसे पहनने से साफ मना कर दिया। ड्राइवर ने बॉस का नंबर मिलाकर फ़ोन मुझे थमा दिया। मैंने बॉस से कहा, मैं ऐसा ड्रेस नहीं पहन सकती। बॉस ने कहा, ठीक है, मेरा एडवांस वापस करो और चलती फिरती नजर आओ। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां शहर में मौजूद हैं, जो मेरे एक चेक पर मुझे वैसी ही नजर आएंगी जैसा मैं चाहता हूँ। वो पैसे तो मेरी माँ ने कुछ लड़के वालों की आवभगत में खर्च कर दिए थे, और कुछ सीमा दीदी की दहेज के लिए सामान ले आई थी। मैं बॉस को पैसे कहाँ से वापस लौटाती? मैं खामोश हो गई। ये मेरी पहली मजबूरी थी जिसने मुझे ये बेहुदा ड्रेस पहनने पर मजबूर किया था। वहीं एक लड़की मौजूद थी जिसने मुझे 1 घंटे में बड़ी महारत से मेरे हुस्न को मेकअप से और भी ज़्यादा निखार दिया था। इस घटिया ड्रेस और इस हुलिये में मुझे शर्म आ रही थी। ड्राइवर मुझे बहुत ही आलीशान महंगे 5 स्टार होटल में ले गया, जहां होटल के कमरे में मेरा बॉस कुछ विदेशियों के साथ बैठा शराब पी रहा था। मुझे देखा तो वो सब के सब नजरें पलटना भूल गए थे। मेरे बॉस ने फौरन से खड़े होकर मेरे कंधे पर बाजू फैलाया और उनसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाने लगा। मुझे अपने बॉस का यूं खुद से करीब आना बहुत बुरा लग रहा था। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। मुझे ऐसी चीज़ों की आदत नहीं थी। बॉस ने मुझे उन लोगों में से एक आदमी के साथ बैठा दिया। लंच के बीच भी सबकी नज़रें मुझ पर ही थीं।
उस वक्त 4 मर्दों में मैं एक अकेली लड़की थी। खाने के बाद मुझे मेरा बॉस उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। जिस कमरे में वो मुझे लेकर गया उस कमरे में मैं थी, मेरा बॉस था और एक और आदमी था जिसकी उम्र भी मेरे बॉस के लगभग ही थी। उस आदमी की नज़र मेरे ही ऊपर थी और वो मेरे बॉस के सामने रखी फाइल पर साइन कर रहा था। शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका था। मेरे बॉस के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। मैंने दिल में धन्यवाद किया कि चलो जान छूटी, अब मैं घर जा सकती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि अभी तो मेरा सब कुछ लुटना बाकी था। तभी वेटर अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 3 गिलास जूस के थे। एक गिलास बॉस ने मेरे सामने रख दिया। मजबूरन मुझे वो जूस पीना पड़ा। उस बीच बॉस और वो आदमी अपने काम के बारे में बातें करते रहे, लेकिन वो जूस पीते ही मुझ पर बेहोशी सी छाने लगी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मुझ पर नींद का असर क्यों हो रहा है। मेरा सर बुरी तरह से चकराने लगा था और तभी मेरा बॉस खड़ा हुआ, उस आदमी से हाथ मिलाकर कमरे से निकल गया और फिर कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ था। मुझे यही तक याद है, लेकिन उसके बाद मैं अपने होश खो बैठी थी। सच ही कहते हैं, जो सो गया उसका सब कुछ खो गया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मेरी आँख खुली तो मेरे पास सिवाय अपनी बर्बादी के आंसू बहाने के कुछ भी नहीं बचा था। उस अंग्रेज ने कॉन्ट्रैक्ट के बदले मुझे बर्बाद करके रख दिया था। मैं होश में आते ही रोने चीखने लगी। वो आदमी शराब के नशे में था। मुझसे कहने लगा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, तुम्हारे बॉस का ड्राइवर बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है, निकलो मेरे कमरे से। उसके नफरत और अपमान भरे शब्द सुनकर मैं उठकर होटल से बाहर निकल आई। सामने ही बॉस की गाड़ी खड़ी थी जिसमें ड्राइवर बैठा हुआ था। गाड़ी में बैठकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। वो मुझे उसी मॉल में ले गया ताकि मैं अपने पुराने हुलिये में वापस आऊं। मैंने अपने कपड़े बदले और उस ड्राइवर ने मुझे मेरे घर के सामने उतार दिया। रात का अंधेरा छा गया था। मेरी जिंदगी भी इस अंधेरे में अंधेरी हो चुकी थी। मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगी तो ड्राइवर ने मुझे एक चेक दिया। कहने लगा, ये बॉस ने तुम्हें बोनस दिया है, तुमने बॉस के क्लाइंट को इतना खुश जो किया है। मुझे लगा जैसे मेरे मुंह पर एक गंदी गाली दी उसने मुझे। मैंने वो चेक लिया और उसे फाड़ने लगी तो वो ड्राइवर कहने लगा, ये क्या कर रही हो, पहले देख तो लो कि चेक में कितने पैसे हैं। अपना सब कुछ तो तुम खो ही चुकी हो। चेक को फाड़ देने पर भी वो लौट कर वापस नहीं आएगा। ये चेक रख लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। मैं वो चेक हाथ की मुट्ठी में दबाकर गाड़ी से नीचे उतरी और घर में दाखिल हुई। मेरे हाथ में चेक देकर मेरी माँ ने मुझसे वो चेक ले लिया। चेक देकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे 5 लाख का चेक था। नीलम, इतने ज़्यादा पैसे क्यों दिए हैं तुम्हारे बॉस ने? अपनी माँ के सवाल पर मैंने उन्हें खाली खाली नज़रों से देखा। मैं क्या बताती कि ये पैसे मेरी बर्बादी के हैं। मेरी माँ कहने लगी, अच्छा तुम्हारे बॉस ने एडवांस पैसे दिए होंगे तुम्हारी बहन की शादी का सुनकर। ये तो चलो उन्होंने बहुत अच्छा किया बेटा। मैं उन्हें क्या जवाब देती। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मैं अपने बेड पर आकर फूट फूट कर रो रही थी। मेरी बर्बादी मेरी बहन के घर की आबादी का कारण बनी थी। सीमा दीदी का सारा दहेज तैयार हो चुका था। मैं अब दोबारा उस बूढ़े की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए फ़ोन करके नौकरी से जवाब दे दिया। साहिल का फ़ोन आया तो मैंने उससे भी बात नहीं की। क्या बताती, क्या बात करती कि तुम मुझे जैसा छोड़ कर गए थे मैं अब वैसी नहीं रही। मैं अपनी इज्जत खो चुकी हूँ। मेरी माँ मुझे ऑफिस न जाने की वजह पूछती तो मैं बहाना बना देती, लेकिन एक दिन मेरी माँ जब बहन की शादी की शॉपिंग करके घर लौटी तो उनके सीने में दर्द की तेज लहर उठी थी। उन्होंने उस समय इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, मगर रात को उनको हार्ट अटैक आ गया। हमारे पास तो किसी सवारी का भी इंतजाम नहीं था। पड़ोसियों की मदद से मैं अपनी माँ को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कहा, अगर कुछ दिनों में ऑपरेशन नहीं किया गया तो तुम्हारी माँ मर सकती है। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मुझे मजबूरन अपने बॉस को फिर से फ़ोन करना पड़ा। मैंने अपने बॉस से कहा कि मेरी माँ को हार्ट अटैक आया है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। बॉस कहने लगा, तुमने तो नौकरी छोड़ दी थी, खबरदार जो तुमने मुझे दोबारा फ़ोन किया। वो फ़ोन बंद कर चुका था। मैं रोने लगी। अगले दिन मैं उसके ऑफिस के रूम में बेबसी से हाथ जोड़े खड़ी थी। उससे अपनी माँ के लिए दया की भीख मांग रही थी। वो पत्थर दिल इंसान कहने लगा, पहले मेरे पैरों में गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगो। बहुत ही बदतमीजी से तुमने फ़ोन पर बात की थी, उस बात की माफ़ी मांगो। वो जैसा मगरूर और घमंडी आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त मैं बेबस थी, इसीलिए उसके कदमों में आकर बैठ गई। हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगने लगी। उसने अपना चेहरा मेरे करीब किया और सिगार का धुआं मेरे मुंह पर फेंक दिया और बहुत ही नफरत से कहने लगा, मैं बिना किसी मकसद के किसी को एक पाई भी नहीं देता। जो काम तुमने उस दिन होटल में बेहोशी में किया था, आज के बाद पूरे होशो हवास में करोगी तो तुम्हें माला माल कर दूंगा। और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ का ऑपरेशन हो जाए तो मेरी सारी बातें मानना पड़ेंगी और इसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना पड़ेगा। फिर तो मेरे
हुक्म के बिना मेरे काम से इनकार नहीं कर सकती। उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर मेरे सामने रख दिया और कहा कि इस पर साइन करो। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे दे दूंगा। इसके अलावा तुम्हें और भी पैसे देता रहूंगा। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, गुलामी थी, पाप का दलदल था। लेकिन मेरे पास उस समय कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ जिंदगी और मौत के बीच में खड़ी थी। मैंने आंसुओं से भरी आंखों से उस पेपर को देखा। मेरी इज्जत की अर्थी निकलने की हर बात उसमें लिखी हुई थी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। मैंने कांपते हाथों से उस पर साइन करने लगी। आंखों के सामने साहिल का चेहरा आने लगा। लेकिन उस समय मेरी माँ की जिंदगी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी। मैंने वो पेपर साइन कर दिए। उस दिन मेरे अंदर की लड़की की मौत हो चुकी थी। उस इंसान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने अपनी आंखों से आए आंसू साफ किए और कहा कि मुझे अब पैसे दे दो, मुझे अपनी माँ का ऑपरेशन करवाना है। वो कहने लगा, इतनी भी जल्दी क्या है? मैंने कहा कि डॉक्टर को कहकर आई हूँ कि मैं पैसों का इंतजाम करके आऊंगी। मेरी सिसकियां नहीं रुक रही थीं, मगर सामने बैठा वो आदमी भी और जोर से कह कहे लगाने लगा। कहने लगा, मेरे साथ होटल जाओगी और मेरा ड्राइवर हॉस्पिटल में तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के पैसे जमा करवाएगा। जब तक ऑपरेशन होगा तब तक तुम मेरे साथ रहोगी। मैं उसकी बात पर नम आंखों से उसे देख रही थी। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा पत्थर दिल इंसान नहीं देखा था। मुझे उस इंसान से इतनी नफरत हो रही थी कि अगर मेरे बस में होता तो मैं उसे जान से मार डालती। मैं कहीं भागी तो नहीं जा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर चुकी थी। उसकी गुलामी तक करने को तैयार थी। लेकिन उस इंसान के अंदर इंसानियत तो मर चुकी थी। मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया जो उस वक्त मेरी माँ के पास अस्पताल में मौजूद थी। मैंने कहा, पैसे उसके पास पहुँच जाएंगे, वो ऑपरेशन करवा ले, मुझे एक ज़रूरी मीटिंग पर जाना है। एक बूढ़े आदमी को अपना आप सौंप देना किसी अजाब से कम नहीं लग रहा था। उस इंसान ने मुझे बहुत ज़्यादा नफरत और घिन महसूस हो रही थी। उस रात मेरा बूढ़ा बॉस मेरे शरीर से अपनी हवस पूरी करता रहा और मुझे तो खबर ही नहीं हुई कि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं अस्पताल पहुंची तो मेरी बहन मुझे हैरत से देखने लगी और कहने लगी, नीलम, तुम्हारे लिए माँ से बढ़कर मीटिंग थी। मेरी दीदी रो रही थीं। मैं उन्हें क्या बताती कि अपनी माँ की जिंदगी की कौन सी कीमत चुकाकर आई हूँ। वो मेरे साथ लग गईं और रोने लगीं। कहने लगीं, मम्मी मर चुकी हैं। दीदी के इन शब्दों ने तो मुझे जीते जी मार डाला था। वो कहने लगीं, ऑपरेशन के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। वो आपके बारे में ही पूछ रही थीं। उनके होठों पर एक ही नाम था कि नीलम कहाँ है। वो रोते हुए मुझे बता रही थीं और मुझे लगा किसी ने मेरे सर पर आसमान तोड़ दिया हो। मैं वहीं चकराकर गिरकर बेहोश हो गई थी। मेरी गुलामी और इज्जत की नीलामी भी मेरी माँ की जान नहीं बचा सकी थी। अगर अपने कॉन्टैक्ट से पीछे हटी तो वो इंसान मुझ पर केस कर देता। मैंने अपने मंगेतर को फ़ोन कर दिया और उससे कहा कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो मुझसे वजह पूछता रहा। कहने लगा, नीलम, होश में तो हो, मुझे बताओ हुआ क्या है। मैंने साहिल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उससे रिश्ता ख़त्म कर दिया था। उसके साथ झूठ और बेईमानी नहीं कर सकती थी। मैं जिस राह पर चल पड़ी थी उस राह की कोई मंजिल नहीं होती। उस राह से कोई लड़की वापस लौट कर नहीं आ सकती। और फिर मैं जानती थी जहाँ साहिल काम करता है वहाँ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। उसका पासपोर्ट उस कंपनी के पास है। वो 5 साल से पहले साहिल को वापस नहीं आने देंगे। बेहतर था कि राहें अलग कर लेते। मैंने अपने आप को अंदर से मार डाला था। मेरे अंदर अब जीने की कोई उमंग नहीं बची थी। लेकिन जब अपनी बहनों का चेहरा देखती तो मजबूरन ये जिंदगी जीना पड़ती थी। मैंने कुछ दिन के बाद ही ऑफिस जाना शुरू कर दिया था और जब मेरे बॉस ने सुना कि मेरी माँ मर गई है तो उसने बस झूठ मूठ का अफसोस किया था। अब मैं रेगुलर ऑफिस जा रही थी और इंतजार में थी कि कब मेरा बॉस अगली बार मुझे किसी अमीर आदमी के सामने पेश करेगा और अपने बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कराकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएगा। लेकिन पूरा 1 महीना गुजर गया था, बॉस ने किसी भी अमीर आदमी के सामने मुझे पेश नहीं किया था। एक दिन मैं हैरान रह गई। जब मैं ऑफिस पहुंची तो मेरे बॉस के कमरे में एक दूसरी खूबसूरत लड़की बैठी हुई थी। मैंने जब पूछा तो वो कहने लगा, ये मेरी नई सेक्रेटरी है। मैं खुश हो गई कि चलो, लगता है इसने मुझे जॉब से निकाल दिया है और मेरी जान छूट जाएगी। लेकिन वो कहने लगा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है तुमको, तुम भी मेरी सेक्रेटरी ही रहोगी। उसके बाद वो मेरा बॉस उसी लड़की को अपने साथ होटल ले जाता, लेकिन मुझे ऑफिस में ही छोड़ देता था। मैं उसकी गैर मौजूदगी में ऑफिस के सारे काम देखती थी। मुझे हैरत हो रही थी कि भला वो मुझे होटल क्यों नहीं ले जाता। और एक दिन मुझ पर ये राज भी खुल गया जब वो मेरे बहुत करीब आ गया। इतने करीब कि उसकी गर्म गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ने लगीं। मैंने उसे खुद से दूर धकेला तो उसने मेरा मुंह अपने हाथों में दबोच लिया। कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे खुद से दूर करने की? तुम भूल चुकी हो कि मैं तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा चुका हूँ और जो चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ।
शुक्र मनाओ कि मैं अब तुम्हें और लोगों के सामने पेश नहीं करता, तो मैं खुद तक ही सीमित रखा है। और उसकी वजह यह है कि तुम मेरे दिल को भा गई हो। अब तुम सिर्फ मेरी ही रातें रंगीन करोगी, ना कि दूसरों की। और इसीलिए दूसरों के लिए मैंने एक दूसरी सेक्रेटरी रख ली है। अब तुम सिर्फ मेरे लिए हो और तुम्हें मुझे खुश करना ही पड़ेगा। ये कहकर वो मेरे बहुत करीब आ गया और मुझे खुद में समेट लिया। मैं अपने बचाव के लिए हाथ पांव भी नहीं मार सकती थी, क्योंकि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी थी। और फिर उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा था। एक दिन मैंने उससे कहा कि अगर तुम्हारा दिल मुझ पर आ गया है तो मुझसे शादी कर लो, ये रोज रोज का गुनाह मुझसे सहा नहीं जाता। वो कहने लगा, तुमसे शादी मैं क्यों करने लगा? तुम जैसी लड़कियां सिर्फ दिल बहलाने के लिए होती हैं, शादी के लिए नहीं। ये कहकर वो चला गया था। मैंने आखिरी बार अपने बहते आंसू पोंछे थे। मैंने अब अपने दिल में कुछ ठान लिया था कि मुझे अब आगे क्या करना है। उसके सारे कारोबार को मैं समझ चुकी थी। इन 8 महीनों के अंदर मैंने उस आदमी को अपना मोहताज बनाकर रख लिया था। वो मेरे बगैर बिल्कुल जीरो था। मेरी खूबसूरती उसके हवासों पर बुरी तरह से सवार हो चुकी थी। ये कहना ज़्यादा सही रहेगा कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगा था, मुझ पर विश्वास भी करने लगा था। बस वो मुझे इज्जत के साथ अपनी पत्नी नहीं बना सकता था। मैंने एक जॉइंट अकाउंट बनवाया, उसका सारा बैलेंस उसमें रखवा लिया। उसकी सारी डील्स के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन रखती थी। उसकी हर डील पर दूसरा साइन मेरा ही होता था। मैंने उसे शराब और अपने हुस्न का इतना आदी बना लिया था कि अब वो कई कई दिन तक होटल के कमरे में नशे में चूर पड़ा रहता था। और अब मैं इसी बात का फ़ायदा उठा रही थी। जब भी वो मेरे करीब आने की कोशिश करता, मैं उसको इतनी शराब पिला देती कि वो अपने होश खो बैठता था और बेहोशी की हालत में ही अपने कमरे में पड़ा रहता था। नशे की हालत में ही मैंने उसकी हर प्रॉपर्टी, यहाँ तक कि उसका बंगला भी अपने नाम करवा लिया था। मैं उस दरिंदे को पाई पाई का मोहताज कर देना चाहती थी। उसके क्लाइंट्स अब मुझसे ही डील करते थे। मैं उसकी हर चीज़ अपने नाम कर चुकी थी। मैंने अपनी दोनों बहनों की शादियाँ बहुत धूमधाम से की थीं। अपना आप बेचकर मैंने उन्हें इज्जत की ज़िंदगी दी थी। जब मैंने उस आदमी का सब कुछ अपने नाम कर लिया, तो फिर उस दिन मैंने बड़ी बेचैनी से इंतजार में थी उस इंसान के ऑफिस में आने के लिए। उसके रूम में उसकी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठी मैं उसका इंतजार कर रही थी। उसने शायद अपनी बेटी की सालगिरह पर उसे तोहफा देने के लिए बैंक से पैसे निकलवाने थे, लेकिन बैंक अब मेरे इशारे के बगैर कोई भी काम नहीं कर सकता था। उसे एक पैसा भी नहीं देता। वो बुढ़ा बड़े तेज और गुस्से से मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे अपनी कुर्सी पर बैठा देखकर उसे हैरत का झटका लगा था। मेरे होठों पर एक तंजिया मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मुझे देखकर वो गुस्से से चीख पड़ा था, लेकिन मैंने भी एक तेज नज़र उस पर डाली थी। मैंने कहा, आपको अंदर आने का तमीज नहीं है कि पहले बॉस के कमरे पर दस्तक दी जाती है और इजाज़त मिले तो अंदर आते हैं, वरना बाहर से ही लौट जाते हैं। मेरी बात पर वो गुस्से से बिखर पड़ा था और अंदर आकर कहने लगा, क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने कहा, मुझसे तमीज़ से बात करो, वरना अपने गार्ड को बुलवाकर धक्के देकर बाहर निकलवा दूंगी। वो कहने लगा, तुम शायद अपनी औकात भूल रही हो। थोड़ी ही देर में कमरे में वकील मुझसे अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मैंने उसे अंदर आने की अनुमति दी। उस वकील से कहा कि इस इंसान को इसकी औकात दिखा दो। वकील ने उसे सारे कागज दिखा दिए तो वो यूं हो गया था जैसे उसे किसी ने मौत की सजा सुना दी हो। वो बिल्कुल खाली दामन हो चुका था। कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैंने कहा, तुमने भी तो मुझे नशा देकर धोखे से एक दरिंदे के हवाले मुझे कर दिया था, कुछ पैसों की खातिर। मैंने तो हिसाब बराबर किया है। उसका टूटा हुआ गुरूर, धुआं होता चेहरा देखकर मेरे अंदर बैठी बेबसी की लड़की आज नाच रही थी, झूम रही थी। मैंने कहा, कल तक अपना बंगला खाली कर देना, वरना धक्के मार कर उस घर से निकलवा दूंगी। आज तक उन आंखों में मैंने सिर्फ घमंड, गुरूर और हवस देखी थी। आज आंसू देख रही थी, बेबसी देख रही थी। वो रोने लगा, कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और गार्ड को बुलवाकर उसे बाहर निकलवा दिया। कुछ दिन बाद उसकी बेटी रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी, मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। मैंने भी उस लड़की से वही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जो साइन आज से 1 साल पहले उसके बाप ने मुझसे करवाया था। आज उसकी बेटी मेरी जगह खड़ी थी। रोते हुए उसने साइन किया था। मैंने उसे एक होटल में भिजवा दिया और ड्राइवर को हॉस्पिटल उसके बाप के ऑपरेशन के लिए फीस जमा करवाने भेज दिया। मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, लेकिन अंदर से बहुत बेचैन थी। मुझे लगा उस लड़की के साथ जो कुछ होने जा रहा है, ऐसा लग रहा था उसकी तकलीफ मैं अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। गलती उसके बाप की थी तो फिर सजा उस मासूम लड़की को क्यों मिलती? मैं फ़ौरन से होटल में चली गई और मैंने उस लड़की की इज्जत बचा ली और डील कैंसिल कर दी। मैं एक औरत थी,
उस मर्द जैसी बेहिस नहीं, क्योंकि जो तकलीफ मैंने सही थी मुझे उसका एहसास था। मैंने उस लड़की को उसकी सारी जायदाद वापस कर दी। वो रोते हुए मेरा धन्यवाद करने लगी। जब उसके बाप का ऑपरेशन हुआ और जब वो होश में आया तो सच्चाई जानकर मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, तुम्हें इज्जत के साथ अपनी पत्नी बनाने को तैयार हूँ, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मुझे अब उसकी पत्नी बनना मंजूर नहीं था। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में अभी 1 साल बाकी था, लेकिन मेरे बॉस ने वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर फेंक दिया। मैंने भी ऑफिस छोड़ दिया और अपने फ्लैट में रहने लगी, अपना बिजनेस शुरू कर लिया। वहाँ पर मैं ऐसी गरीब मजबूर लड़कियों को नौकरी पर रखती थी जो अपने घर की अकेली जिम्मेदारी को उठाने वाली होती थीं। मैं नहीं चाहती थी मैं नहीं चाहती थी कि जैसे मेरी बेबसी और मजबूरी का फ़ायदा उठाया गया था किसी और लड़की के साथ भी वैसा ही हो। मैं नहीं चाहती थी कि फिर से कोई नीलम किसी की हवस का निशाना बने। इस बात को 5 साल गुजर चुके थे। मैंने अपनी ज़िंदगी का बस यही मकसद बना लिया था। अचानक एक दिन मुझे एक कॉल आई कि एक नौजवान आपसे मिलना चाहता है। कहता है कि ऑर्डर पर माल तैयार करवाना है। बच्चों की गारमेंट्स कपड़ों की फैक्ट्री थी जहां लेडीज़ वर्कर बच्चों के कपड़े सिलाई करती थीं। शायद वही लेने के लिए आया है। मैंने कहा उसे अंदर भेज दो। मैंने अपने साड़ी का पल्ला ठीक किया और कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर मैं सांस लेना भूल गई थी। पैंट कोट पहने वो लड़का कोई और नहीं बल्कि साहिल था। मेरे होंठों से अचानक ही निकला, साहिल तुम? और मैं एकदम से खड़ी हो गई। तुम यहाँ? साहिल कहने लगा, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? मैं चाहती थी साहिल यहाँ से चला जाए, मुझसे कोई सवाल ना करे। मैं उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी। मैं तो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, ना ही उसका सामना कर सकती थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन मैंने साहिल से मुंह फेर लिया, अपनी आंखों में आए आंसू पोंछे और कहा, मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। मेरा ये कहना था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, संबंध तुमने तोड़ा था, मैंने नहीं। ये कहकर वो मुझे अपने साथ बाहर ले जाने लगा। मैं वहाँ पर अपना तमाशा नहीं चाहती थी। सारे वर्कर्स मुझे देख रही थीं। मैं खामोशी से उसके साथ बाहर आ गई। बाहर एक गाड़ी खड़ी थी। कहने लगा, तुम अगर ये नहीं चाहती कि यहाँ तमाशा हो तो खामोशी से गाड़ी में बैठ जाओ। मैं गाड़ी में बैठ गई। वो मुझे समंदर के किनारे ले गया। गाड़ी से उतरकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे समंदर के किनारे ले गया। कहने लगा, बताओ ऐसा क्या हुआ था कि तुमने फ़ोन कॉल करके मुझसे मेरे जीने का हक ही छीन लिया? क्या इतना आसान था तुम्हारे लिए मुझसे हर रिश्ता ख़त्म कर देना? बुरे हालात किसी पर भी आ सकते हैं, लेकिन कोई अपने चाहने वालों के साथ ये सब तो नहीं करता। आज बरसों के बाद मैं फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कहा, साहिल तुम अपनी ज़िंदगी बसाओ और उसमें खुश रहो। मैं जिस मकाम पर खड़ी थी वहाँ तुम कहीं नहीं हो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं रही। मैंने सोचा कि उसे सब कुछ सच सच बता देती हूँ ताकि वो अपना रास्ता बदल ले। और फिर मैंने रोते रोते उसे सब कुछ बता दिया था, कुछ भी नहीं छुपाया। वो खामोशी से मेरी हर बात सुनता रहा। फिर कहने लगा, क्या मैं मर गया था नीलम? मुझसे क्यों नहीं कहा? मुझे क्यों नहीं बताया? क्या ये थी तुम्हारी मोहब्बत? तुमने एक बार भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। एक बार भी अपना समझकर अपनी परेशानी मेरे सामने नहीं रखी। एक बार तुम मुझसे कहती, मैं तुम्हारा अपना था। तुमने क्यों दूसरों के सामने हाथ जोड़कर खुद को बर्बाद किया? आज फिर मेरे बहते हुए आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ रहा था। कहने लगा, अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, ये बताओ कि तुम्हारे घर कब आऊं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने के लिए? मैंने अचानक ही उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, ये सब जानकर तुम मुझे अपनाना चाहते हो? क्या तुम पागल हो गए हो साहिल? तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की मिल सकती है। वो कहने लगा, मैं एक अच्छी लड़की से ही कह रहा हूँ। मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी बातें सुनने के बाद भी मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। मैं जानता हूँ कि जो कुछ तुमने किया वो मजबूरी में किया। मैं आंखें फैलाए साहिल को देख रही थी। मैं नहीं जानती थी ये मर्द का कौन सा रूप है जो मुझे साहिल के अंदर नजर आ रहा था, लेकिन खैर एक सहारे की जरूरत थी मुझे, इसीलिए मैं इनकार न कर सकी। और फिर मैं तो साहिल से मोहब्बत करती थी। मैंने ही उसकी मोहब्बत को अपने दिल के अंदर कहीं दफन कर लिया था, लेकिन अब भी साहिल मेरे दिल की धड़कनों में बसता था। अचानक ही रोते हुए मैं साहिल के सीने से जा लगी थी। साहिल ने भी मुझे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। आज जिंदगी मुस्कुरा रही थी और मेरे अंदर जीने की उमंग पैदा हो रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।